Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss Dictionaries in Python Part 2 video for Class 11 Computer Science with Python code 083. So we will discuss all the functions of the dictionaries in this video. As in the last video we have discussed all the operations and how to access and traverse the elements in the dictionary. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे फंक्शन से, दैट इज द लेन फंक्शन। लेन फंक्शन आपने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में भी पढ़ा है। बेसिकली लेन फंक्शन का काम होता है टू रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स एज की वैल्यू पेयर्स इन द डिक्शनरी। हमें पता है कि डिक्शनरी में हमारे पास एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो लेन फंक्शन का काम होता है कि काउंट करना दैट हाउ मेनी की वैल्यू पेयर्स आर देयर इन द डिक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे एक डिक्शनरी है हमारे सामने जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स हैं 1a, 2b एंड 3c। सो वी हैव यूज लेन फंक्शन। ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई करेंगे नेम ऑफ द डिक्शनरी। तो वी कैन सी हियर यहाँ पे 3 की वैल्यू पेयर्स हैं, सो आवर आंसर विल कम एज 3। ओके, नेक्स्ट इज गेट फंक्शन। गेट फंक्शन रिटर्न्स द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इफ द की एग्जिस्ट, else returns Python's error if default argument is missing, otherwise returns default argument। क्या मतलब है इसका? गेट फंक्शन में जो आप की पास करते हो, गेट फंक्शन के सिंटेक्स में डिक्शनरी नेम डॉट नेम ऑफ द फंक्शन गेट और आर्ग्यूमेंट्स में दैट इज ब्रैकेट में पास होता है की। ऐसी की होनी चाहिए जो आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसी नहीं है की जो आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती हो तो वहाँ पे उस केस में एरर आता है या फिर एम्प्टी प्रॉम्प्ट आ जाता है। दैट डिपेंड्स ऑन वर्जन टू वर्जन। और अगर आप उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं और वो की प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आ जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास लेन फंक्शन में, अभी हमने ये डिक्शनरी पढ़ी थी d इक्वल्स टू 1a 2b 3c। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है d डॉट गेट 1 की है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है a है। तो आ गई हमारे पास a, लेकिन हमारे पास 1a 2b 3c है तो 4 नाम से हमारे पास कोई भी की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कुछ वर्जन्स में पाइथन के यहाँ एरर आता है। हमारे पास जो वर्जन है उसके अंदर बेटा यहाँ पे एम्प्टी प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो दोनों केसेस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए मैंने लिखा d डॉट गेट 4 नॉट फाउंड। 4 की इज नॉट इन माई डिक्शनरी, तो ये मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास की हुई है कि यहाँ पे मुझे एरर या एम्प्टी प्रॉम्प्ट ना देके इट विल गिव मी दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग दैट इज नॉट फाउंड। सो दिस इज द यूज ऑफ गेट फंक्शन। गेट फंक्शन का काम है डिक्शनरी में से स्पेसिफाइड की वैल्यू को बताना। अगर की एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू आएगी, नहीं एग्जिस्ट करती तो एरर में कम और एम्प्टी प्रॉम्प्ट में कम, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है तो वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आउटपुट में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्टूडेंट्स आइटम्स फंक्शन। आइटम्स फंक्शन रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ टपल्स। आइटम्स फंक्शन क्या करता है, आपके डिक्शनरी में जितने भी आपने की वैल्यू पेयर्स दिए हुए हैं उनको टपल्स की फॉर्म में रिटर्न कराता है। जैसे कि मेरी डिक्शनरी में 3 की वैल्यू पेयर्स है 1a 2b and 3c. So how do I write this function? Name of the dictionary dot items. Only write like this. Dict items. Dict items is a function. इसके अंदर ये आपको एक लिस्ट में, पूरी लिस्ट के अंदर 3 टपल्स दे देगा, यानी कि इतने टपल्स देगा जितने आपके की वैल्यू पेयर्स हैं 1a 2b 3c। इनके बीच में कॉलन का साइन नहीं है, कोमा का साइन। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ आइटम्स फंक्शन कि ये हमें की वैल्यू पेयर्स रिटर्न करके देता है इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स कीज फंक्शन। कीज फंक्शन रिटर्न्स अ लिस्ट सीक्वेंस ऑफ कीज। नेम से ही हमें पता लग रहा है कीज, डिक्शनरी का नेम इज डी डॉट कीज। तो डिक्शनरी के अंदर 3 कीज है 1 2 3, किस फॉर्म में दे दिया, लिस्ट की फॉर्म में। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो keys function gives us a list sequence of keys. Okay, next is values function. Again the name same suggests,
रिटर्न्स अ लिस्ट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। कीज फंक्शन हमें कीज दे रहा है तो वैल्यूज फंक्शन हमें क्या देगा, वैल्यूज देगा। डी डॉट वैल्यूज, डिक्ट वैल्यूज फंक्शन में लिस्ट की फॉर्म में ही हमें वैल्यूज दे देगा ए बी सी सेपरेटेड बाय कोमास, राइट। नेक्स्ट इज फ्रॉम कीज फंक्शन। अब बेटा फ्रॉम कीज फंक्शन में दो चीजें पास होती हैं, एक की सीक्वेंस, सीक्वेंस हमारी लिस्ट हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है या टपल हो सकती है, कॉमा उसकी एक कॉमन वैल्यू, वैल्यू कॉमन जाती है। और अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो बाय डिफॉल्ट वो नन लेके चलता है, NONE नन। तो फ्रॉम कीज फंक्शन का क्या काम है, इट क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस कंटेनिंग ऑल द कीज एंड अ कॉमन वैल्यू। ये क्या करता है, ये सिंपली क्या करता है, आपने यहाँ पे कोई डिक्शनरी दी है जिसमें अलग अलग कीज हैं, सीक्वेंस दिया है लिस्ट टपल और स्ट्रिंग, और कॉमन आपने वैल्यू पास कर दी है, तो सबके साथ वो वैल्यू जाएगी, कीज अलग अलग हो जाएंगी। लिखने का सिंटेक्स क्या है, एक वेरिएबल ले लिया कोई भी डी इज इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, ठीक है, डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज। यहाँ पे हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट ऑफ नंबर्स 2468 कॉमा 100 उसकी वैल्यू हो गई। तो बेटा ये जो 100 वैल्यू है ये 2 के साथ भी जाएगी, 4 के, 6 के और 8 के इंडिविजुअली जाएगी। जब हम डी को प्रिंट कराते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक डिक्शनरी बन चुकी है 2 कॉलन 100, 4 कॉलन 100, 6 कॉलन 100, 8 कॉलन 100 एंड क्लोजिंग द कर्ली ब्रेसेस। इट मीन्स ये हमारी एक न्यू डिक्शनरी बन चुकी है जिसमें कीज जो थी वो एज अ सीक्वेंस पास की गई थी और वैल्यूज जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो फ्रॉम कीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, नई डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, ओके, फ्रॉम कीज में ही एक और देख लेते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि अगर कोई वैल्यू हमने पास नहीं कर रखी है तो उस केस में उसको क्या लेगा, नन लेगा। हमने लिया डी इज इक्वल टू डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज 3 4 5। अब हमने टपल पास किया, पहले हमने लिस्ट पास की थी, कोई वैल्यू नहीं दी हमने यहाँ पे, तो जब आप डी को प्रिंट कराओगे तो सबके साथ क्या आ गया, 3 के साथ नन, 4 के साथ नन और 5 के साथ भी नन। अंडरस्टूड। दूसरा होता है अगर मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू ना लेके एक टपल या लिस्ट की फॉर्म में ले लूँ तो पूरी की पूरी वैल्यू मेरी एज इट इज जाती है, इंडिविजुअली नहीं होगी। जैसे मेरी कीज होती हैं वो पूरी वैल्यू एज इट इज जाएगी, जैसे कि 3 के साथ 6 7 8 पूरा जाएगा एज अ टपल, same with 4 and same with 5. So I'll get 3 key value pairs. New dictionary will be created with the 3 key value pairs. Understood? तो इस तरीके से बेटा आपको from keys function को use करना है। इसकी हेल्प से हम न्यू डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारे पास कीज जो होती हैं एक लिस्ट की फॉर्म में होती हैं और कॉमन वैल्यू रहती है। और अगर वैल्यू नहीं है कोई भी प्रोवाइडेड तो उस केस में बाय डिफॉल्ट नन को ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर आप की भी पास करते हैं और आप वैल्यू भी पास करते हैं। तो इस फंक्शन का काम होता है टू इंसर्ट अ न्यू की वैल्यू पेयर ओनली इफ द की डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये क्या करता है, आपकी डिक्शनरी में एक नए की वैल्यू पेयर को डाल देता है एट द एंड, लेकिन डालेगा तभी जब वो की ऑलरेडी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ना करती हो। अगर मान लीजिए वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उस की जो आपने डिक्शनरी में पहले से वैल्यू दे रखी है वो आपको रिटर्न करता है, एल्स रिटर्न्स द करंट वैल्यू ऑफ द की। एग्जांपल से समझते हैं, दिस इज माय डिक्शनरी 1A 2B 3C। मैंने कहा डी डॉट सेट डिफॉल्ट 4 डी, तो सेट डिफॉल्ट इज द नेम ऑफ माय फंक्शन, डी इज द नेम ऑफ माय डिक्शनरी। ये 4 मेरी की है, डी उसकी वैल्यू है। आप देखो डिक्शनरी में क्या मेरी 4 नाम से की एग्जिस्ट करती है, नो इट इज नॉट देयर। सो सबसे पहले तो ये आपको इसकी वैल्यू ही रिटर्न कर देगा डी, और जब आप इसे प्रिंट कराओगे तो 3C के बाद ये 4D जो की वैल्यू पेयर है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने ये डिक्शनरी बना ली, इसमें एक और की वैल्यू पेयर ऐड हो गया 4 कॉलन डी कर दी, ठीक है। अब मैंने इसी के ऊपर दोबारा से सेट डिफॉल्ट फंक्शन लगाया डी डॉट सेट डिफॉल्ट 4 ई। अब मैंने दोबारा से सेम की दे दी 4 जो कि ऑलरेडी मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या करेगा, ये मुझे इस 4 की करंट वैल्यू
जो डिक्शनरी में पहले से है डी, वो मुझे रिटर्न करके देगा। और जब आप डिक्शनरी डी को प्रिंट कराओगे तो उसके अंदर जो आपने न्यू वैल्यू दी है की वो नहीं ऐड ऑन होगी, पुरानी वैल्यू ही चलती रहेगी। ठीक है, तो सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या कहता है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी की पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू की वैल्यू पेयर इसमें एंड में ऐड कर देगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो उस केस में आपको रिटर्न करेगा करंट जो आपकी पहले से ही वैल्यू है वो। और जब आप डिक्शनरी को प्रिंट कराओगे तो न्यू की वैल्यू जो आपने ऑलरेडी की एग्जिस्ट करती है उसी की प्रीवियस वैल्यू ही रिटर्न करेगा, न्यू वैल्यू से उसे रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सेट डिफॉल्ट फंक्शन। नेक्स्ट इज अपडेट फंक्शन। नेम से ही पता लग रहा है अपडेट मतलब इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं। तो अपडेट फंक्शन का काम होता है इट मर्जेस द की वैल्यू पेयर्स फ्रॉम द न्यू डिक्शनरी इनटू द ओरिजिनल डिक्शनरी एडिंग और रिप्लेसिंग एज नीडेड। ये क्या करता है, ओरिजिनल डिक्शनरी में न्यू डिक्शनरी से की वैल्यू पेयर्स को या तो मर्ज करता है, मीन्स या तो उनको रिप्लेस करेगा या फिर नई वैल्यूज को ऐड करेगा जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, मेरे पास एक डिक्शनरी है डी, इसमें 4 की वैल्यू पेयर्स हैं 1A 2B 3C 4D। ठीक है, अब आई हैव टेकन वन मोर डिक्शनरी D1, इसमें है 7K 8M। मैंने लिखा डी डॉट अपडेट D1, तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट डिक्शनरी का नेम आता है डॉट अपडेट नेम ऑफ द न्यू डिक्शनरी। तो चेंजेस किस पे होते हैं, ये ओरिजिनल डिक्शनरी है, ये न्यू डिक्शनरी है, न्यू डिक्शनरी से ओरिजिनल डिक्शनरी पे हमेशा चेंजेस होते हैं। तो इसके जो कीज हैं और इसकी जो कीज हैं दोनों अलग अलग हैं, इसलिए जो आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी है सबसे पहले उसके की वैल्यू पेयर्स आएंगे टिल 4D, और उसके बाद आपकी न्यू डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स आएंगे 7K एंड 8M, अगर हमारी कीज अलग अलग हैं दोनों की तो। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कीज सेम हो जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो डी नाम की मेरी डिक्शनरी में 4 की वैल्यू पेयर्स है 1A 2B 3C और 4D। और अब मैंने D2 नाम से एक और डिक्शनरी ले ली, उसमें ले लिया 1P और 9I। तो 1 जो की है मेरे पास ऑलरेडी डी डिक्शनरी में भी है और D2 में भी है। मैंने कहा D डॉट अपडेट D2, तो D इज माई ओरिजिनल डिक्शनरी, D2 इज माई न्यू डिक्शनरी, तो D2 के एलिमेंट्स मेरे इसमें ऐड होंगे। लेकिन D2 में एक ऐसी की है जो मेरी D में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है विच इज 1, और 1 की वैल्यू D डिक्शनरी में मेरे पास A थी और यहाँ पे P है। क्योंकि हमने अपडेट फंक्शन लगाया तो प्रीवियस वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी न्यू डिक्शनरी की वैल्यू से विच इज P। ठीक है, बाकी मेरे D के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स थे 4D तक वो एज इट इज रहेंगे। फिर उसके बाद D2 के अंदर क्योंकि मैं D में 7K और 8M भी डाल चुकी थी तो मैंने उसी डिक्शनरी के ऊपर वर्क किया। इसके बाद 9I है और 9 की जो है मेरी प्रीवियस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ पे 9 की नहीं है, सो दैट इज वाई वो हमारे डिक्शनरी के एंड में इंसर्ट हो जाएगी 9I। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपडेट फंक्शन लगा रहे हो स्टूडेंट्स, तो कोई भी अगर आपकी ऐसी की है जो आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है तो उसकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, जो आपकी न्यू डिक्शनरी में सेम की वैल्यू है। ओके, so this is the use of the update function. Next is copy function. Copy function क्या करता है, it creates a shallow copy of the dictionary. Shallow copy का मतलब होता है बेटा कि सिर्फ ऊपर की लेयर कॉपी होती है, अंदर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं की वैल्यू पेयर्स जो हैं वो कॉपी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी फंक्शन के थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंट होती है फॉर म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वैल्यूज। तो पहले हम बात करते हैं इम्यूटेबल वैल्यू। तो इम्यूटेबल वैल्यू बेटा कौन सी होती है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है या टपल हो सकता है। तो इम्यूटेबल वैल्यू के ऊपर कॉपी फंक्शन कैसे काम करता है, जो भी चेंजेस आप कॉपी फंक्शन कॉपी पे क्रिएट करते हैं, एक डिक्शनरी की आप कॉपी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द कॉपी फंक्शन। तो जो भी चेंजेस आपकी कॉपी में क्रिएट होते हैं वो ओरिजिनल डिक्शनरी में आपके रिफ्लेक्ट नहीं होते। कैसे, यहाँ पे हमारे पास एक डिक्शनरी है डी नाम से, इसके अंदर है 41 नेहा, 12 साइमा एंड 32 अमीर। दीज आर माई 3 की वैल्यू पेयर्स। हमने कहा D1 इज इक्वल टू D डॉट कॉपी।
D is my original dictionary and D1 is my new dictionary. तो D1 डिक्शनरी से हमने क्या किया, D डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट कर ली, यानी कि डिक्शनरी D में जितने भी मेरे की वैल्यू पेयर्स हैं वो सारे मेरे D1 में भी आ गए. कैसे लिखते हैं, नेम ऑफ माई न्यू डिक्शनरी इज इक्वल टू नेम ऑफ ओरिजिनल डिक्शनरी डॉट कॉपी फंक्शन. अगर मैं यहाँ से D1 को चेक करूँ तो सेम की वैल्यू पेयर्स आर कमिंग जैसे मेरे डिक्शनरी D में है. ठीक है, अब हमने न्यू डिक्शनरी में चेंजेस कर दिए. D1 43 इज इक्वल टू नैना. दिस इज माई की, दिस इज माई वैल्यू. तो जब मैं D1 डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगी तो मेरे पास जो ऑलरेडी 3 की वैल्यू पेयर्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में एक न्यू की वैल्यू पेयर और ऐड हो गया 43 नैना. ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे D डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करी थी D1 में, और यहाँ पे D1 में तो चेंजेस मैंने कर दिए, यहाँ पे मैंने D को प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं हुए. चेंजेस सिर्फ कहाँ हुए थे, D1 डिक्शनरी में. वो चेंजेस आपके जो आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी थी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं किए गए हैं. तो यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, एनी चेंजेस मेड इन द कॉपी क्रिएटेड विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल डिक्शनरी. ओरिजिनल डिक्शनरी हमारी एज इट इज रहेगी. अंडरस्टूड. अब बात करते हैं म्यूटेबल वैल्यूज के लिए. म्यूटेबल वैल्यूज कौन सी होती हैं, हमारी लिस्ट होती है. इस केस में भी कीज हमारी सेम पाइथन ऑब्जेक्ट्स को रेफर करेंगी, बट लिस्ट क्योंकि हमारी म्यूटेबल होती है तो ये चेंज कर सकती है. मीन्स जो चेंजेस आप अपनी न्यू डिक्शनरी में करेंगे, अगर एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप चेंजेस कर रहे हो तो सेम चेंजेस आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे. किसके लिए है ये, म्यूटेबल वैल्यूज के लिए. अगेन देखिए यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी ले ली, अब इसमें हमने जो पास की हुई है वैल्यूज वो लिस्ट की फॉर्म में है. ये की है 1, इसकी वैल्यू है 1 2 3 एज अ लिस्ट. ये की है 2, इसकी वैल्यू है 3 4 5 एज अ लिस्ट. मैंने कहा D1 इज इक्वल टू D डॉट कॉपी. तो D1 के अंदर कॉपी क्रिएट हो गई D की, सेम एलिमेंट्स आ गए. अब हमने क्योंकि लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज़ किया. D1 ऑफ 1, 1 इज माई की. ये जो मेरी की है, ये 1 जो की है, इसमें वैल्यू में मुझे 4 अपेंड करना है. यानी कि जो मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट में लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है 4. और लिस्ट में मुझे अगर एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना हो तो हम कौन से फंक्शन को यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, अपेंड फंक्शन. ये चेंजेस मैंने यहाँ कर दिए मेरी न्यू डिक्शनरी में, इसको प्रिंट कराया. तो यहाँ आप देखो पहले 1 2 3 था, ये बन गया 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब मैंने ये यहाँ पे क्या प्रिंट कराया, D विच इज़ माई ओरिजिनल डिक्शनरी. तो आप देखो D में पहले क्या था, 1 2 3 था. चेंजेस मैंने D1 में कराए थे लेकिन सेम चेंजेस आपको D में भी रिफ्लेक्ट करके दिखा रहा है. अंडरस्टूड. तो जब भी हम बेटा कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये ओरिजिनल डिक्शनरी की कॉपी को क्रिएट करती है, लेकिन म्यूटेबल वैल्यूज़ में जो भी चेंजेस आप न्यू डिक्शनरी में करते हैं वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन म्यूटेबल वैल्यूज़ के लिए होते हैं. इम्यूटेबल वैल्यूज़ के लिए चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते, लेकिन म्यूटेबल वैल्यूज़ में म्यूटेबल वैल्यूज़ के साथ जो भी चेंजेस आप न्यू डिक्शनरी में करते हैं वो आपकी ओरिजिनल में भी रिफ्लेक्ट किए जाते हैं. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज how you can create the copy using the assignment operator. assignment operator की हेल्प से हम कॉपी को क्रिएट करते हैं using the equal to sign which is the assignment operator. सपोज यहाँ पे हमारी D नाम से एक डिक्शनरी है, इसके अंदर 3 की वैल्यू पेयर्स हैं 1A 2B एंड 3C. इसमें हमने लिखा D1 इज इक्वल टू D. तो सिंपली क्या हो रहा है, D के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं वो सारे आपके D1 में भी आ रहे हैं. इट मीन्स इसकी कॉपी क्रिएट हो रही है. अगर मैं D1 को प्रिंट कराऊं तो सारे वैल्यूज आ गई. यहाँ पे D के अंदर भी सेम वैल्यूज हैं. अब मैंने यहाँ पे D1 के अंदर चेंजेस किए, दैट इज न्यू डिक्शनरी में चेंजेस किए. एक की वैल्यू पेयर ऐड किया, की इज 4 वैल्यू इज D. इसी तरह से हम ऐड करते हैं की वैल्यू पेयर. तो स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे D1 को प्रिंट कराओगे तो न्यू की वैल्यू पेयर आपकी डिक्शनरी के एंड में आ गया 4D के नाम से. और जब आप यहाँ पे D को प्रिंट कराएंगे तो सेम चेंजेस आपके D में भी हो रहे हैं. D में भी 3C तक था, लेकिन क्योंकि आपने चेंजेस D1 में किए हैं तो सेम चेंजेस आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिनल डिक्शनरी एज वेल.
ये हमने कॉपी कैसे क्रिएट की, यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, सो एक तो हम कॉपी फंक्शन से कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा हम असाइनमेंट ऑपरेटर से कॉपी को क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन के अंदर इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू द पास की। ये क्या करता है, पॉप फंक्शन में जो भी आप की पास करते हो उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करके देता है, साथ में उस की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। दिस इज माई डिक्शनरी 1A 2B 3C, 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। हमने कहा D डॉट पॉप 2 की मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है, वी कैन सी हियर। तो इसकी वैल्यू क्या है B, ये डिलीट हो गया, ये की वैल्यू पेयर अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने दिया D डॉट पॉप 4, तो यहाँ पे 4 नाम से मेरी कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, दैट इज की एरर। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि कोई अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो आपका एरर ना आए, तो आप वहाँ पे एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा डी डॉट पॉप 4 कॉमा नॉट फाउंड, तो यहाँ एरर नहीं आ रहा, लेकिन 4 की उसको नहीं मिली तो उसने दे दिया नॉट फाउंड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आप कुछ और भी लिखवा सकते हो, इनवैलिड की, एनीथिंग विच यू लाइक। ओके, सो पॉप फंक्शन क्या कर रहा है, इट विल रिमूव दिस की वैल्यू पेयर एंड इट विल रिटर्न द स्पेसिफाइड कीज वैल्यूज। अगर मैं यहाँ से डी को दोबारा चेक करूँ तो मेरे को 1A और 3C मिलेंगे, 2B नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स हमारा पॉप आइटम फंक्शन। ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द लास्ट की वैल्यू पेयर एज अ टपल फ्रॉम द डिक्शनरी। पॉप फंक्शन में तो हमारे पास स्पेसिफिकेशन होती है कि जो की हम पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा और साथ में उसकी वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा। लेकिन पॉप आइटम में क्या करता है, इसमें आपको कोई की स्पेसिफाई नहीं करनी होती, ये हमेशा लास्ट की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है एज अ टपल और उसे ही रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट की वैल्यू पेयर एज अ टपल फ्रॉम द डिक्शनरी। ये डिक्शनरी है मेरे पास 1A 2B 3C, डी डॉट पॉप आइटम किया तो जो लास्ट मेरा की वैल्यू पेयर है दैट इज 3C, इसने वो रिटर्न कर दिया। अब अगर आप डी को प्रिंट कराते हो तो आपके पास सिर्फ 1A और 2B आएगा, 3C नहीं आएगा। अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे अगर मैं डिक्शनरी लेती हूँ 1A 2B एंड 3C, इस तरह से मैंने डिक्शनरी ले ली। मैंने कहा डी डॉट पॉप आइटम, बेटा देखो यहाँ पे आपके पास लास्ट की वैल्यू पे रिटर्न होके आ रहा है, प्लस अगर मैं यहाँ पे डी को प्रिंट कराऊं तो आई एम गेटिंग 1A एंड 2B, 3C नहीं आ रहा बिकॉज पॉप आइटम फंक्शन ने उसे रिमूव कर दिया। ठीक है, पॉप आइटम फंक्शन आपको पूरा का पूरा की वैल्यू पेयर रिटर्न करके देता है लास्ट वाला, लेकिन पॉप फंक्शन सिर्फ आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। और पॉप फंक्शन में जो आप की स्पेसिफाई करते हो उसकी वैल्यू रिटर्न होती है और वो की वैल्यू पेयर डिलीट होता है। लेकिन जो आपका बेटा ये वाला फंक्शन है पॉप आइटम, उसके अंदर सिर्फ लास्ट की वैल्यू पेयर आपका रिटर्न और रिमूव होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पॉप आइटम फंक्शन। पॉप फंक्शन में आप कोई ना कोई की स्पेसिफाई करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन पॉप आइटम फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आपका है स्टूडेंट्स क्लियर फंक्शन। इसका काम होता है इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न्स एन एम्प्टी डिक्शनरी। जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं आपके डिक्शनरी से रिमूव कर देगा, आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगी। दिस इज माई डिक्शनरी डी 1A 2B। मैंने कहा डी डॉट क्लियर, जब डी को प्रिंट कराया तो की वैल्यू पेयर सारे हट चुके हैं, आई एम गेटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज सॉर्टेड फंक्शन। नेम से पता लग रहा है सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, जितने भी आपकी डिक्शनरी की कीज हैं उन सबको सॉर्ट करता है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आप सॉर्टेड फंक्शन में रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू आर्ग्यूमेंट पास कर देते हो तो वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा, और अगर आप रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स देते हो या कुछ भी नहीं देते हो दिस थिंग, ये चीज, तो उस केस में वो असेंडिंग ऑर्डर में ही करता है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है आपकी की सेम टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास एक डिक्शनरी है डी 41 नेहा, 12 साइमा, 32 अवनी। अगर यहाँ पे मैं अपनी कीज को देखूँ तो मेरी सेम टाइप की हैं, 41, 12, 32, तीनों मेरी इंटीजर टाइप की हैं। मैंने इसके ऊपर सॉर्टेड फंक्शन लगाया, सॉर्टेड
ब्रैकेट में डिक्शनरी का नेम दैट इज डी। तो इसने मुझे सारी कीज को सॉर्ट करके दे दिया असेंडिंग ऑर्डर 12, 32, 41। आउटपुट किस फॉर्म में आया? लिस्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डी के बाद लिख दूँ रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो मेरा आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। कीज विल कम इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर 41, 32, 12। ओके, इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी कीज होमोजेनस होनी चाहिए, यानी कि सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया 1A, B2, 3C। 1 मेरी की है, B मेरी की है और 3 मेरी की है, 3 मेरी की है। इसके ऊपर मैंने सॉर्टेड फंक्शन लगाया, सॉर्टेड D1। तो 1 और 3 तो मेरी इंटीजर टाइप की है, लेकिन B मेरा स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया कि स्ट्रिंग और इंटीजर को वो सॉर्ट नहीं कर सकता। तो जब भी आप सॉर्टेड फंक्शन को यूज़ करो, ध्यान रखना कि आपकी कीज जो है वो सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन हमें डिक्शनरी में से मैक्सिमम की को रिटर्न करके देगा। सेम वे मिन फंक्शन आपको डिक्शनरी में से मिनिमम की को रिटर्न करके देगा। मेक श्योर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कीज रिटर्न हो रही हैं मैक्सिमम और मिनिमम, वैल्यूज को हम इसमें चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी है, सेम डिक्शनरी हमने ली, मैक्स डी करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू इज 41। सेम डिक्शनरी पे आप मिन फंक्शन लगाओगे, मिनिमम वैल्यू इज 12। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट सम फंक्शन होता है, जितनी भी आपकी कीज है उसका वो टोटल करके दे देता है। लेकिन सम फंक्शन लगा रहे हैं तो हमारी कीज कैसी होनी चाहिए? न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए, या तो सारी इंटीजर हो या फ्लोटिंग टाइप की हो, यानी कि डेसिमल वैल्यूज। तो सेम डिक्शनरी आपने ली, इसके ऊपर सम फंक्शन लगाया, तो 41 + 12 + 32 इट विल गिव अस आंसर एज 85। एक चीज का बेटा आपको ध्यान रखना है, मैक्स मिन और सम फंक्शन का जब भी आप काम करो आपकी की सेम टाइप की होनी चाहिए, अदरवाइज एरर विल कम। मैक्स और मिन में तो सेम टाइप की हो और सम में स्पेसिफिकली न्यूमेरिक टाइप की हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे मैंने अलग अलग टाइप की दे दी, एक 41 दे दिया, एक साइमा दे दिया, एक 32 की दे दी, तो वहाँ पे मेरे पास एरर आ गया कि इंट और स्ट्रिंग पे वो सम फंक्शन को अप्लाई नहीं कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कवर्ड all the functions related to the chapter dictionary. I hope the working of these functions is clear to all my students. फिर भी आपको कोई डाउट है इन किसी भी फंक्शन में तो you can ask me in the comment section. And with this we have completed the chapter dictionaries also. इसके आगे हम next chapter को start करेंगे, maybe some questions of this chapter. So students, till then keep revising these topics. I'll meet you in my next video with some more important topics and interesting videos. If you find this video helpful, you can like the video. You can share this video with your friends so that they can also help to maximum. And you can also subscribe the channel for the latest updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day. Thank you.